हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th का हम लोग सिलेबस कंपैरिजन करने आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो ये क्या है, कंपैरिजन क्या है। तो कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है ना, आपके सिलेबस को छोटा किया गया है। अब छोटा किया गया है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने आए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। देखो इस तरफ जो है ना, जहाँ पे ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा, ये है हमारा नया वाला सिलेबस और ये हमारा है पुराना वाला सिलेबस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला हुआ है कि सबसे पहला हम जो हमारे पास है कि यूनिट 1 जो केमिकल सब्सटेंसेस थे, आपने पढ़ लिया होगा। अब आप उसमें देखिए कि क्या क्या चेंजेज हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया था चैप्टर और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो पूरा देख लो आप, यहाँ पे पूरा एज इट इज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये आपको पूरा दिख रहा होगा कि सेम है। कोई लाइन, एक भी वर्ड कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया है, पढ़ भी लिया है और आसान भी चैप्टर था, आपको समझ में भी आया होगा। अगला है हमारे पास कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको क्या क्या पढ़ना था अभी और पहले क्या पढ़ना था वो देख लीजिए। तो देखो आपको दिखाई देगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी कोई चेंज नहीं है। तो आपने कंपैरिजन कर लिया, कोई चेंज नहीं है और आपने पढ़ भी लिया था। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में कोई चेंज नहीं, पहला दोनों में कोई चेंज नहीं। अब आगे की बात देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल एंड नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़नी है। ये सब चीजें यहाँ भी था, लेकिन एक और चीज थी। देखो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस जो है ना, पहले था, अब नहीं है। ठीक है, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस जो था उसमें आपको पढ़ना था डिटेल में कि कैसे कैसे हम इसको मेटलर्जी के थ्रू, मतलब ओर होता है, ओर से आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल को, ये चीजें अब नहीं पढ़नी है। कोरोजन और प्रिवेंशन भी नहीं पढ़ना है आपको। तो दो चीजें चलो आसान हो गया। तो अच्छा न्यूज है, ये चीज आपको पढ़ाई से बचा लिया, मतलब कि मेटलर्जिकल प्रोसेस बड़ा टॉपिक था। ठीक है, और मेरे जैसे लोग हैं या कोई भी टीचर है इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, क्योंकि ये 12th में मिलता है फिर से। तो चलो अच्छी बात है, अभी तो नहीं है 12th में, 12th का चीज़ देखेंगे। जो बड़ा बदलाव हुआ है ना वो कार्बन में हुआ है। देखो मजा ये है कि आपको यहाँ पे कार्बन में अब पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, और एक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज तक पढ़ना है। देखो पहले क्या पढ़ना था, यहाँ तक तो पढ़ना था। पहले जो था वो था कि नॉमेनक्लेचर पढ़नी थी, खूब सारा नाम था उसमें, मिथेनॉल कैसे होते हैं, मिथेनॉल कैसा होता है, इथेनॉल कैसा होता है। फिर आपको अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कंपाउंड आपको पढ़ने थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। वो सब गया, सोप एंड डिटर्जेंट सब ओवर। ठीक है, तो मेरे भी वीडियोज आपको ना अब इतना ही सा देखना है जितना सिलेबस है। क्लियर? चलो, तो आपको अच्छा न्यूज है कि कार्बन बहुत छोटा हो गया, मतलब मात्र 30% बचा है। 100% अगर पहले था सिलेबस तो अब 30% बचा है, उतना ही सा पढ़ना है आपको। आगे बोलता है, अगला है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में देखते हैं क्या क्या पढ़ना था पहले। तो यहाँ है हमारा था वाला पार्ट कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद है आपको सारे पढ़ने थे कि ट्रायड पढ़ना था, ऑक्टेव्स रूल पढ़ने थे, नया पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ था, ये सब पढ़ना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है। अच्छा, वही सब चीज़ें फिर से पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में खास कोई चीज़ बदलाव नहीं दिख रहा है मुझे, तो कि वैलेंसी और एटॉमिक सब कुछ वैसे ही है जैसा था। तो पीरियोडिक टेबल आपको एज इट इज पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो था आपका दिया हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब बायो वाला चीज़ है, बायो के टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि मैं केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ, केवल 3 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, तो बायो का तो बायो टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। नेचुरल फिनोमिना यहाँ से अपन बात करते हैं। ये रहा नया वाला यहाँ है। तो बोलता है कि नेचुरल फिनोमिना में हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाकी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी पहले हम लोग को। तो यहाँ पे था हमारे पास ये सब चीज़ें, और एक था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? रिफ्रैक्शन, हाँ अच्छा, सब कुछ है लाइट में, सब कुछ है, आपने पढ़ भी लिया होगा। लाइट आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर था, तो वो तो सब कुछ एज इट इज है, जैसा था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। लिख लीजिए कहीं पे एनसीईआरटी बुक खोल के कि वहां पे कोई चेंज नहीं है। अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये ले आता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो PVI यहाँ तक है हमको पढ़ना। यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले भी था, अभी भी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी है, सब कुछ वैसे ही है। इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ना है, सब कुछ वैसे ही है, मतलब करंट में कोई बदलाव नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी मुझे लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, हालांकि देखते हैं एक बार इसको। यहाँ पे है, तो बोलता है कि हमको पढ़ना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके वो सब पढ़ना ही है। फिर बोलता है फोर्स ऑन ए कंडक्टर, पहले पढ़ना था, ये भी पढ़ना है अभी भी। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है हमको यहाँ पे, चलो लेफ्ट हैंड रूल हमको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद बोलता है कि हमको पढ़ना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी, मोटर जनरेटर ये सब पढ़नी है। अच्छा जनरेटर, और जनरेटर नहीं है ना, इलेक्ट्रिक मोटर तक है, इंडक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। लेकिन यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो चीज़ है और ये डोमेस्टिक वायरिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये नहीं पढ़ना है। एसी नहीं पढ़ना है, एसी डीसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ आपको क्या क्या बोला मैंने? क्या नहीं पढ़ना है? जनरेटर नहीं पढ़ना है, लास्ट लाइन देखो, ये नहीं पढ़ना है, जनरेटर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट वाली जो एडवांटेज डिसएडवांटेज थी ये नहीं पढ़नी है, डोमेस्टिक सर्किट नहीं पढ़ना है जिसमें था हम लोग को पढ़ना ये चीज़ कि फ्यूज क्या काम करता है, 3 प्लग कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ग्राउंड वायर का क्या काम है, तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। गया नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज में तो भारी बदलाव लग रहा है मुझे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जितनी थी वो जो था कि क्या क्या थे कि रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, वो वाली एनर्जी जो थी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो पढ़ना क्या है, बस आर एनवायरमेंट के बारे में पढ़नी है। अच्छा बायोडिग्रेडेबल वाला चीज़ पढ़ना है, ओके बायोडिग्रेडेबल वाला चीज़ देख रहे हो, ये आर एनवायरमेंट पढ़नी है। यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है ये भी नहीं पढ़ना है। बहुत आसान हो गया, मतलब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं आपको पढ़ने के लिए, जस्ट आप एक बार गो थ्रू करो, एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन, है ना, शॉर्ट में इनको समझाने की कोशिश किया है मैंने। आप एक बार देखोगे, आप सिलेबस का पीडीएफ अगर होगा तो मैं लिंक में डाल दूंगा, या आप यहीं पे देख लीजिए वीडियो को रोक रोक के कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, फिर उसको मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में। इसके बाद आपका बस एक ही काम रहेगा कि आपको चुपचाप बैठ के पढ़ाई करनी है। सारे टेंशन खत्म हो गए, सारे जो लेंदी टॉपिक थे या समझाने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, वो सब गए। क्लियर? चलिए हो गया यहाँ तक कंपैरिजन कंप्लीटेड। थैंक यू।